इयत्ता 10वी मराठी उपास पु ल देशपांडे। इस पाठ का एक आधा हिस्सा हमने गया वीडियो में किया था, तो उसके बाकी देखते हैं। तो हमने लास्ट ये देखा था की म्हणजे खलास. अगं किती लाख कॅलरीज गेल्या असतील माझ्या पोटात, कसलं कमी होतंय माझं वजन. पण पण सांगितलं का नाहीस मला. हाँ, लास्ट में पूछा कि लेकिन तुमने बोला क्यों नहीं ये. उगीच आरडा ओरडा नका करू. तो उनकी पत्नी ने बोला उगीच आरडा ओरडा नको करू, मतलब बेकार में चिल्लाने का नहीं. वजनाचं ते काय मेलं, वजनाचं ते काय मेलं, वजन का गया मर गया, जो है तो वजन को छोड़ो, होईल हळूहळू कमी, धीरे धीरे ठीक कम हो जाएगा. आणि कोणाचं मागून खात नाही म्हणावं आम्ही. अगर कोई पूछेंगे कि इतना मोटा क्यों होते जा रहा है, तो बोलने का कि आम्ही कोणाचं मागून खात नाही, यानी हम किसी का मांगे नहीं खाते हैं, स्वतःच कमवून खातो म्हणावं. ये बोलना है कि स्वतःच यानी खुद ही कमा कर हम खाते हैं, किसी का नहीं खाते हैं. वाढलं तर वाढू दे वजन, बडा तो बढणे दे वजन. मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून बशी ठेवत आणि माझ्या वजन क्षय संकल्पाला आणखी नवे सुरुंग लावीत, ती उद्गारली म्हणजे म्हणाली. मेरी पत्नी ने बोला, क्या बोले, स्वतःच कमवून खातो म्हणावं, वाढलं तर वाढू दे वजन, बढ़ता तो बढ़ने दे, किसी का हम मांगे खाते नहीं, ऐसा बोलने का. ये क्या करते हुए बोल रही है, मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून, बच्चों को देने के लिए लड्डू निकाल कर बशी ठेवत, बर्तन प्लेट वापस रखते हुए, आणि माझ्या वजन क्षय संकल्पाला, वजन क्षय यानी वजन को कमी करने का जो मेरा डिसीजन है, वो डिसीजन को आणखी नवे सुरुंग, और भी एक मुसीबत या एक और प्लान तोड़ने वाला एक काम करते हुए लावी, ती उद्गारली. सुरुंग लावणे म्हणजे काय, एखादा बेत उधळून लावणे, यानी कोई एक प्लान को तोड़ना. तो मेरा जो डिसीजन है उस प्लान को तोड़ते हुए वो बोली, यानी लाडू निकाल के दिखाते हुए बोली, लाडू कशाला केलेस, साखर असेल त्यात. तो मैंने पूछा लाडू कशाला केलेस, किस लिए किया, साखर असेल ना त्यात, उसके अंदर साखर रहेगा ना. इश, साखरेशिवाय लाडू आमच्या नाही घराण्यात केले कोणी. तो वाइफ का जवाब ये था, साखरेशिवाय यानी बिन साकर के लाडू लड्डू आमच्या नाही घराण्यात केले कोणी, यानी हमारे परिवार में कोई, हमारे खानदान में कोई अभी तक बिना शक्कर के लाडू बनाए नहीं हैं. तात्पर्य मतलब मैसेज यह है कि चाह बिन साकरेचा होता है खरे. चाय तो बिन शक्कर का ही था, बिना एक बूंद शक्कर चाय में नहीं गिरा, ये सच है. परंतु लाडवाच्या रूपाने काही कॅलरीज पोटात गेल्याच. लाडू के रूप में बहुत सारे कॅलरी पेट में तो गया ही. दोरीवरच्या उड्यांचा फक्त एकदा प्रयत्न केला, और दोस्तों ने बोला था दोरीवरच्या उड्या मारा, मग वजन कमी होईल. स्किपिंग, दोरी यानी रस्सी के सहारे जो उड़ी मारना है ना, स्किपिंग करो तो क्या होगा, वजन कम होएगा. पण एकदा प्रयत्न केला, लेकिन ये दोरीवरच्या उड्यांचा एकच प्रयत्न केला, एक ही बार कोशिश किया, व पहिली उडीच शेवटची ठरली, और पहला उडी ही आखरी उडी हो गया. कारण 8x10च्या आमच्या दिवाणखान्यात प्रथम दोरी संपूर्ण फिरवणे अवघड. कारण क्या है, पहला उड़ी ही आखिरी उड़ी साबित हो गया. मतलब क्योंकि हमारा जो दीवान खाना है, यानी जो घर का जो हॉल होता है, घर के सामने का जो ड्राइंग रूम है या विजिटिंग रूम है, हॉल, वो हमारा कितने साइज के, 8x10, यानी 8x10 का ये लेंथ ब्रेथ बता रहा है, उतना ही लंबा चौड़ा है, मतलब छोटा सा ही है. और वहाँ पर प्रथम दोरी संपूर्ण फिरवणे, यानी पहला जो रस्सी है स्किपिंग करने के लिए पूरा घुमाना, यही अवघड, यानी वो बहुत ही मुश्किल था. एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली, ती ड्रेसिंग टेबलावरच्या तेलांच्या व औषधांच्या बाटल्या खाली घेऊन आली. पहली बार डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली, यानी मेरे सर के ऊपर से ये रस्सी, स्किपिंग का जो रोप है वो मेरे सर के ऊपर से बाजू में गया कि, यानी सर से ऊपर से मार के लिया मैं,
उडी मारने के लिए। तो क्या हुआ, वो रस्सी जाकर टेबलावरचा, ड्रेसिंग टेबल बाजू में था, उसके ऊपर का तेलांचा, औषधांच्या बाटल्या, तेल का बॉटल, औषध का बॉटल, ये सब खाली घेऊन आली, ये सब नीचे लेकर आ गए. दूसऱ्यांदा अर्धवट गॅलरी आणि अर्धवट घरात राहून, उसके बाद मैंने क्या किया, रूम को छोड़ दिया, यानी हॉल को छोड़ दिया. थोड़ा अर्धवट गैलरी और अर्धवट घरात. गैलरी जो है घर के सामने, खिड़की के बाहर थोड़ा सा एरिया आजकल बना लेते हैं हवा वगैरह अच्छे से आने के लिए. तो आधा गैलरी में और आधा घर में, इस तरह में उड़ी मारना चालू किया. दोरी फिरवली और उधर खड़े रहकर दोरी घुमाए. ती आचार्य बर्व्याच्या गळ्यात, वो रस्सी सीधा जाके आचार्य बर्व्याच्या गळ्यात, हमारे ही घर के पास में रहने वाले आचार्य बर्व्या, बर्वा नाम का आचार्य बर्वे, उनका गले पे जाकर गिर गया. त्यांचा माझ्यावर आधीच राग होता. और ये आचार्य बर्वे, उनका तो माझ्यावर यानी मेरे ऊपर आधीच पहले से ही राग होता म्हणजे गुस्सा था. मी उपास करतो हे कळल्यावर चाळीतली सारी मंडळी समाचाराला येऊन गेली. मैं उपास कर रहा हूँ यानी फास्टिंग कर रहा हूँ या खाना पीना छोड़ दिया है वो जानते हुए चालीतली सारी मंडली समाचाराला येऊन गेली आणि मेरे चाली के सभी लोग आकर समाचार मतलब हालचाल पूछ कर गए. परंतु आचार्य बाबा बर्वे शेजारच्या खोलीत असूनही, लेकिन एकदम बाजू का खोली में कमरे में रहने के बावजूद भी आचार्य बाबा बर्वे आले नाहीत, आया ही नहीं. कारण उपास हे त्यांचे खास राखीव कुरण होते. उपास करना वो उनका ही पूरे मोनोपोली थे, यानी उनका ही हक है वो करने का, वही एक्सपर्ट है उसके लिए और बाकी कोई वो कर नहीं सकता, ऐसा उनका मानना है. हा दुष्टपणा माझा गळ्यात दोरी अडकवून केलात हे ठीक झालं, पण तुमच्या वयाला न शोभणाऱ्या ह्या धिंगमस्तीला दुसऱ्या कोणी माझ्यासारखं बळी पडला असता तर तुमची धडगत नव्हती. मी तुम्हाला क्षमा करतो. तो आचार्य बर्वे ने क्या बोला, हा दुष्टपणा माझ्या गळ्यात दोरी अडकवून केला हे ठीक झालं. चलो ये दुष्ट बंदा मेरा गले पे दोरी यानी रस्सी अटका दिया, ओके वो तो चलेगा, जाने दे. पण तुमच्या वयाला ना शोभणाऱ्या यानी तुम्हारे उम्र में जो शोभा नहीं देता ऐसा हरकत, ह्या धिंगा मस्ती यानी ये मस्तीला दूसरा कोणी माझ्यासारखं बळी पडला असता, अगर दूसरा कोई मेरे जैसा बली पड़ गया होता, मतलब ये तुम्हारे मस्ती का शिकार बन गया होता, तर तुमची धड़गत नव्हती यानी तुम्हारा खैर नहीं, धड़गत नव्हती. यानी हम ऐसा धमकी देते ना, अगर दोबारा ऐसा करेगा तो तुम्हारा खैर नहीं, ऐसा जो बोलते हैं, यानी तुम्हारा इलाज नसणे. ओके, धडगत नव्हती म्हणजे नसणे म्हणजे इलाज नहीं. मैं तुम्हारा क्षमा करता हूँ. हाँ, ये रहा मैं है इसीलिए ठीक है, मैं तुमको माफ़ कर देता है. तो लेखक ने पूछा, पण मी हे मुद्दाम केले नाही आचार्य. हाँ, तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन देने का कोशिश किया, हो आचार्य ही मी मुद्दाम केले नाही, मतलब ये जानबूझकर मैंने नहीं किया. अहो वजन कमी करायला दोरीच्या उड्या मारतोय मी. हाँ, मैं वजन कमी करने के लिए ये रस्सी का उड़ी मार रहा है, काही उपयोग होणार नाही. कौन कहा, बर्वे. आचार्य बर्वे ने बोला काही उपयोग होणारच नाही. का का म्हणजे जिभेवर ताबा नाही तुमचं, संयम हवा, मनाची एकाग्रता हवी, त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्टी सोडाव्या लागतील. तो बोला काय म्हणजे का, जिभेवर ताबा नहीं तुमचा, तुम्हारा जबान को कोई लगाम नहीं, संयम हवा यानी अपना कंट्रोल में रहो, मनाची एकाग्रता हवी, मन का कॉन्सन्ट्रेशन होना चाहिए, त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्टी सोडाव्या लागतील. उसके लिए सच बोलेगा तो पहली बात कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है. आता ह्या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली, हे पाहता ना तुम्ही बाबा. तो बोला हो बाबा, आता ह्या उड्या मारायला, ये उडी मारने के लिए ये उम्र में लाज देखिल छोड़ली, मतलब लाज शर्म भी मैंने छोड़ दिया, देखो इतना छोड़ दिया, और क्या चाहिए बाबा. आता ह्या उड्या मारा. तो आगे ठीक आहे, प्रथम प्रथम बोलणं सोडा, लेकिन पहले बोलना, इतना बड़बड़ करना छोड़ दे. बोलणं सोडू मतलब बोलना छोड़ दो, अजिबात बिलकुल. खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायचा एवढं पाहिलं तुम्ही. तुमने सिर्फ मुंह का इस्तेमाल खाने के लिए होता है और वो कम करने के लिए सिर्फ तुमने जाना.
यानी मुंह को कम इस्तेमाल करो खाना खाने के लिए, यही एक बात तुमने समजा. पण बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुमची जीभ ताब्यात राहणार नाही. और बोलने के लिए तुम जो इतने इस्तेमाल करते हो ना तुम्हारे ज़ुबान को, वो तुम अगर एकदम से बंद नहीं किया तो तुमची जीभ, तुम्हारे ज़बान ताब्यात राहणार नाही, यानी तुम्हारे ताबे में रहने वाला नहीं. पण मला बोललंच पाहिजे बाबा. मी केवल वाण्या स्वरात ओरडलो. मैं एकदम दयनीय आवाज़ से बोला, इतना रोने जैसा हो जाएगा वैसा मैंने बोला कि पण मला बोललंच पाहिजे बाबा, लेकिन मुझे बोलना ही पड़ेगा ना. का पण एवढा संयम नाही तुमच्यात? हाँ, तो बाबा बर्वे ने पूछा का पण, लेकिन क्यों एवढा संयम नाही तुमच्यात? तुमच्यात एवढा संयम नाही, इतना कंट्रोल नहीं है तुम्हारे अंदर. मौनाचं सामर्थ्य मोठं आहे. मौन यानी साइलेंस. साइलेंस रहने का उसका सामर्थ्य मोठं आहे, बहुत ही बड़ा वैल्यू है उसका. मौन ही शक्ति है, मौन ताकत है, शक्ति है. मौन ही ऐसा, और बर्वे आचार्य बर्वे ऐसा बोलते जा रहे थे मौन के बारे में. उड्या मारायचा माझ्या दोरीचे एक टोक हातात धरून, मतलब मेरा जो रस्सी है उनके गले में जाके लगा था, उड़ी मारने वाला रस्सी, तो वो रस्सी के एक एंड को, एक साइड को, एक टोक को हाथ में पकड़ते, मतलब वो रस्सी छोड़ा नहीं बाबा ने, हाथ में पकड़ कर रखे. 1 तास मौनाचं महत्त्व या विषयावर बडबडत होते. कम से कम 1 घंटा वो रस्सी को हाथ में पकड़ के रखकर मौन का यानी साइलेंस का, चुप रहने का, शांति रखने का, उसका महत्व के बारे में बडबड करते रहे. शेवटी त्यांचा वाक प्रवाह अडवून मी ओरडलो, और उनका वाक प्रवाह, प्रवाह यानी फ्लो, जैसे पानी नदी में पानी बहते उसी तरह इनका वाक प्रवाह यानी इनके बोलने का जो फ्लो है वो कंटिन्यू चलता रहा. तो वो उस प्रवाह को अडवून यानी बीच में तोड़कर मी ओरडलो, मैं चिल्लाया, पण बाबा मी बोललो नाही तर खाऊ काय? बाबा मी बोललो नाही तर खाऊ काय? अगर मैं बोलेंगे नहीं तो क्या खाएंगे क्या? म्हणजे बोलण्याचा आणि खाण्याचा संबंध काय? बोलने का और खाने का दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? मी टेलिफोन ऑपरेटर आहे बाबा, दिवसभर बोलावंच लागतं मला. मैं तो टेलीफोन ऑपरेटर है बाबा, तो मुझे पूरे दिन बात करना ही पड़ता है, टेलीफोन अटेंड करना पड़ता है और बात करना पड़ता है. तो ये देखो मौन के बारे में इतना बड़े बड़े भाषण देने वाला ये आचार्य बर्वे बाबा, मौन के बारे में ही 1 घंटा भाषण दिया. तो वो खुद कितना बात करते ना. मग कसलं वजन उतरवणार तुम्ही? हाँ, तो पूरे दिन इस तरह बात करते रहोगे तो मग कसलं, किस तरह वजन उतरवणार तुम्ही, किस तरह तुम्हारा वजन उतराएगा, मतलब गिराएगा. अत्यंत कारुण्यपूर्वक कटाक्ष टाकून बाबा गेले. एकदम मतलब मेरे ऊपर बहुत ही दया बरसाने वाले जैसा एक कटाक्ष यानी एक नज़र टाकून यानी मेरे तरफ देखते हुए बाबा गेले, चले गए. आणि त्यांच्या गळ्यात पडलेली दोरी मगाशी मी गच्च आवडली का नाही या विचाराने मला पश्चाताप झाला. और उनके गले में जो अटका हुआ, जो जाकर गिरा हुआ जो रस्सी है मगाशी यानी पहले में, गच्च आवड़ली का नहीं, मतलब अच्छा से उसको पकड़ कर क्यों नहीं रखा, अच्छा से नहीं पकड़ के रखा, इसके लिए तो वो बंदे के गले में जाके गिरा. या विचाराने मला पश्चाताप झाला, यानी ये सोच के वजह से मुझे बुरा लगने लगा, मेरे गलती के वजह से, गलती से. मग मात्र मी चिडलो. तब जाकर मैं बहुत ही चिड़ गया इतना सब होने पर, आणि निश्चय केला की बस, और डिसाइड किया कि बस अभी यापुढे उपास, वजन उतरेपर्यंत उपास, इसके आगे तो उपास ही उपास रहेगा. वजन उतरेपर्यंत उपास, मतलब मेरा वजन कम होने तक मैं उपास करूँगा, कडक उपास. मला मी काटकुळा झाल्याची स्वप्ने पडू लागली. और मुझे काटकुळा मतलब बारीक झाल्याची स्वप्न पडू लागली, मतलब मुझे ऐसा सपना आने लगा कि मैं बहुत ही पतला हो गया. भरल्या ताटावरून मी उठू लागलो. खाने के लिए रखा हुआ, खाने के सामने से, भरल्या ताट मतलब खाने के सामने से, जो प्लेट में खाना निकाल कर रखे, परोस के रखे, उसके सामने से बिना कुछ खाए उठने लगा. बिन साखरेचा आणि बिन दुधाचाच काय, पण बिन चहाचा देखील चहा मी पिऊ लागलो. बिन साकर का तो छोड़ो, बिन दूध का भी छोड़ो, तो बिन चाहे का यानी बिन चाय का भी चाय पीने लगा. मतलब वो थोड़ा एक्सैजरेट करके और बड़ा चढ़ा के बता रहा है. बिन शक्कर का, बिना शक्कर का, और बिना दूध का वो तो छोड़ो, बिना चाय का ही चाय पीने लग गया. साखर पाहिली
की माझ्या अंगाचा तिळपापड होऊ लागला. शक्कर की तरह देख लिया कि मुझे अंगाचा तिळपापड होऊ लागला, मतलब मेरे अंदर इतना गुस्सा आने लगा. केवळ फळांवर मी जगू लागलो. सिर्फ और सिर्फ फल खाके मैं जिंदा रहने लगा. लिंबाचा रस तर मला अमृतासारखा वाटू लागला. नींबू का रस, वो तो मुझे अमृत, अमृत मतलब क्या होता है, वो दवा जो पीने से कभी मृत्यु नहीं होती, तो अमृत के जैसा मुझे लगने लगा. धारोष्ण दुधासाठी मी अधूनमधून अंधेरीच्या गोठ्यात जाऊ लागलो. दारोष्ण दूध मतलब क्या होता है, दारोष्ण दूध, दूध जो जैसे गाय के गाय में से जैसे निकाला, यानी थोड़ा भी वक्त होने का बिना, तभी एक हीट, एक गरम गरम गरमाश होता है उसके अंदर, एकदम प्योर दूध. जैसे गाय के बॉडी से निकालते ऑन द स्पॉट जो दूध होता है उसको धारोष्ण दूध कहते हैं. वो लेने के लिए अधून मधून यानी बीच बीच में अंधेरीच्या गोठ्यात, अंधेरी में जो तबेला होता है, गोठा तबेला होता है, वहाँ पर जाने लगे. दोरीवरच्या उड्या केवळ खालच्या मजल्यांवरील मंडळीच्या दुष्टपणाने व आकसाने केलेल्या तक्रारीमुळे थांबवाव्या लागल्या. दोरीवरच्या उड्या यानी जो रस्सी पे जो उड़ी मारते थे, स्किपिंग करते थे, केवळ सिर्फ खालच्या मजलावरील मतलब नीचे के फ्लोर के मंडळीच्या यानी नीचे के फ्लोर के लोगों के दुष्टपना, क्रुअल्टी व आकसाने, आकस मतलब क्या होता है, हेट्रेड, नफरत, उसके वजह से जो उन लोगों ने तक्रार केले, तक्रारी मतलब कंप्लेन करने की वजह से मला थांबवाव्या लागल्या, मतलब मुझे वो बंद करना पड़ा. दहा उड्या पाय न अडकता मारण्यापर्यंत मी पोचलो होतो. 10 उड्या पाय न अडकता, पाय अडकने की बिना 10 उडी मारण्यापर्यंत मतलब मारने तक मी पोचलो होतो, मैं पहुंच गया था. कचेरी सुटली की मी गिरगाव रस्त्याने धावत येऊ लागलो. तो 10 उड़ी मारने तक मैं प्रैक्टिस कर लिया था, पर क्या हो गया, कुछ लोगों ने उनके दुष्टपना मतलब उनकी दुष्टता की वजह से कंप्लेन दिया और मुझे वो बंद करना पड़ा. और कचेरी सुटली यानी ऑफिस से निकल गया कि मी गिरगाव रस्त्याने धावत येऊ लागलो. वो क्या बोलते हैं, लॉन्ग कट होगा जो पहुंचने के लिए, तो वो रास्ते से मैं भाग भाग कर आने लगे, ताकि भागने से फॅट थोडा कम हो जाए. केवळ पौष्टिक आणि सात्विक आहार सुरू केला. केवल यानी सिर्फ पौष्टिक, पौष्टिक मतलब बहुत ही हेल्दी, सिर्फ हेल्थ मिले और मोटापा ना बढ़े, तो वैसा हेल्दी आणि सात्विक, सात्विक भी एक्चुअली प्योर वेजिटेरियन फूड या एकदम अच्छे प्योर फूड जो जिससे मोटापा नहीं बढ़ता है और सिर्फ हेल्थ रहे, ऐसा आहार, आहार यानी खाना सुरू केला. जवळजवळ 10-12 दिवस हा क्रम चालू होता. करीब करीब 10-12 दिन यही क्रम चल रहा था, यानी यही, तो जवळजवळ 10-12 दिवस हा क्रम चालू होता, यानी करीब करीब 10-12 दिन यही मेरा चालू था. माझ्यातला फरक मलाच कळत होतं. मेरे अंदर का जो फरक है मुझे ही समझ में आ रहा था. लहान मुले बी पेरले की रोप किती वाढले हे रोप उपटून पाहतात, त्याप्रमाणे रोज संध्याकाळी काट्यावर वजन करावे असे वाटत होते मला. छोटे बच्चे, लहान मुले बी पेरले की यानी कोई भी झाड़ का बीज अगर ज़मीन में बोया है कि रोप किती वाढले यानी झाड़ कितना बढ़ गया, ये रोप उपटून पाहतात. वो क्या करते हैं उसके लिए, वो जो झाड़ को, वो पौधे को क्या करते हैं, खींच के निकाल कर देखते हैं कि कितना बढ़ गया. कोई कोई बच्चे ऐसे करते हैं. त्याप्रमाणे रोज संध्याकाळी और उसी तरह रोज शाम को काट्यावर वजन करावे असे वाटत होते मला. काट मतलब बैलेंस जो है, वजन देखने वाला जो काटा है उस पर वजन रोज चेक करूँ ऐसा मुझे लगता था. पण मी ती इच्छा दाबून धरली. लेकिन ये मेरा इच्छा है उसको मैं दबा कर रखा. बरोबर 1 महीन्याने मी वजन करणार होतो. पूरे एकदम बरोबर 1 महीना हो गया की तभी मैं वजन करने वाला था. 1 महिन्यावर तुपाचा थेंब माझ्या पोटात जाणार नव्हता. पुरे 1 महीनाभर तूप यानी घी का एक बूंद भी मेरे पेट में नहीं जाने वाला था या नहीं गया. केवळ दूध, सिर्फ और सिर्फ दूध. दुर्दैवाने रोज गाईचे दारोष्ण दूध मिळण्याची सोय नव्हती और मेरा
बदनसीबी से, दुर्दैव मतलब बदनसीबी से रोज गाय धारोष्ण धारोष्ण दूध आपको मैंने बताया, जो एकदम ताज़ा ताज़ा जैसे ही निकाला वैसे ही जो ताज़ा दूध होता है उसको बोलते हैं। तो वो रोज मिळण्याची सोय नव्हती, यानी उसका कोई अरेंजमेंट नहीं था या जो चांस नहीं था। पण एकूण आहार व्रत जोरात चालू ठेवले। लेकिन कुल मिलाकर तो मैंने जो मेरा आहार व्रत है, जो खाने के मामले में जो मेरा क्या बोलते हैं कुछ पाबंदी जो है वो एकदम अच्छा से चालू रखे मैं। पंधरवडा भरात फक्त 2 वेळाच साखर भात झालं। पंधरवड़ा मतलब फोर्टनाइट, 2 हफ्ते के टाइम, 15 दिन। 15 दिनों में या 2 हफ्ते के वक्त में सिर्फ 2 वेळाच यानी फक्त 2 वेळाच यानी 2 ही बार साकर भात झालं। साकर भात यानी शक्कर के साथ जो भात खाते हैं वो खाया पूरे 15 दिन में एक ही बार। सॉरी, दोन दोन वेळा 2 बार। एकदा सोकाजीने चोरून कोळंबी भात चारला। और एक बार ऐसा हुआ कि सोकाजी जो मेरे चाली में है, वो सोकाजी ने चोरून यानी छुपा छुपा कर कोळंबी भात मतलब जो प्रॉन्स भात होता है, प्रॉन्स राइस, वो चोरी करके मतलब छुपा छुपा कर मुझे ला कर दिया आणि तो चारला चारला म्हणजे खाल्लं। व खालच्या मजल्यावरच्या मतलब नीचे के फ्लोर में जो भाऊजी है, पसरवटा पसरट पसरट वारानी बोलेगा तो बहुत ही वक्त के बाद, बहुत टाइम के बाद एकदा नागपुरी वडा भात पाठवला होता। एक बार नागपुरी वडा भात, वडा आणि भात, वो कोई फेमस डिश है नागपुरी वडा भात, ये पाठवला होता यानी ये भेजा था। तो ये 2 ही बार मैंने भात खाल्लं। एवढं एवढे अपवाद यानी ये अपवाद यानी एक्सेप्शन, ये 2 एक्सेप्शन छोड़ेंगे तो वगळल्यास वगळल्यास मतलब छोड़ेंगे तो भाताला स्पर्श नहीं केला, भात को मैंने हाथ भी नहीं लगाया। ये 2 एक्सेप्शन छोड़ेंगे तो बाकी मैंने भात को हाथ भी नहीं लगाया। त्यामुळे मुख्यतः चरबीयुक्त द्रव्ये शरीरात कमी गेली। इस वजह से मेनली चरबीयुक्त यानी फैट भरे हुए या फैट भरपूर जिसमें वैसा द्रव्य यानी पदार्थ चीज शरीरात कमी गेली यानी मेरे शरीर में कम गया। माझ्या एकूण निश्चय पाहून चाळीतल्या मंडळीचे आदर धुणावल्याचे माझा सूक्ष्म नजरेतून सुटत नव्हते। माझा एकूण निश्चय पाहून यानी मेरा ये अटल डिसीजन देखकर, यानी मैंने डिसीजन लिया और उसके लिए इतना मेहनत जो करता हुआ देखकर चालीतल्या मंडळीचे यानी चाली के लोगों के आदर, मेरे लिए जो उनके मन में जो इज्जत था, दुनावल्या मतलब वो डबल हो गया। दुनावल्यांचे माझा सूक्ष्म नजरेतून, और ये बात मेरे एकदम बारीक नज़र से एकदम तीखी नज़र से सुटत नव्हते, यानी लोगों के मन में मेरे लिए जो इज्जत है वो और भी बढ़ गया, ये मेरे नज़र से छुटा नहीं। जी मंडळी माझ्या डाएटची आणि उपासाची चेष्टा करत होती, यानी जिन लोग मेरे और मेरे डाइट के और मेरे उपवास के चेष्टा करत होती यानी इज्जत सॉरी क्या बोलते मजाक उड़ाते थे, त्यांनीच उन लोगों ने ही ऐसा कहने लगा, क्या कहने लगा, पंत फरक दिसतो, हाँ हे पंत फरक दिसतो यानी फरक है तुम पे, दिखाई दे रहा है, अशी कबूली द्यायला सुरुवात केली, ऐसा एक्सेप्ट करने का शुरू किया। जेनोबा सारख्या अत्यंत कुजकट शेजाऱ्यालाही पंध भलतेच काय हो रोडावलेत। जेनोबा सारख्या अत्यंत कुजकट क्या होता है, जो क्रूक्ड यानी जिनका दिमाग दूसरे के लिए बुराई वगैरह सोचते हैं, चालाक, शेजाऱ्यालाही यानी ऐसा शेजारी क्या है, नेबर, उन लोगों ने भी मतलब जनोबा रेंगा उनके जैसे लोग भी बोलने लगे, पंध भलतेच काय हो रोडावलेत, यानी अरे पंध तुम तो बहुत ही ज़्यादा ही पतला हो गया, ऐसे मान्य करावे लागले, ऐसे मानना पड़ा उनको भी। मंडळीच्या प्रशस्तीने मला भीती वाटत होती, और ये जो मंडली यानी ये जो हमारे ग्रुप के ये चाली के लोगों का प्रशस्ति यानी स्तुति, प्रेज, तारीफ की वजह से मुझे भीती वाटत होती। भीती वाटणे म्हणजे डर लगना। किस चीज़ का डर? ती एकाच गोष्टीची, मतलब वो डर लगा था सिर्फ एक ही बात की,
म्हणजे मूठभर मांस वाढण्याची. मूठभर मांस वाढणे एक कहावत है, वाक्प्रचार है. मूठभर मांस वाढणे मतलब किसी के तारीफ से बह जाना, किसी के तारीफ से या स्तुति ने हुरळून जाणे, यानी तारीफ की वजह से बह जाना. उसकाही मुझे डर लगता था. पण असली तुरळक तारीफ ऐकून, यानी एकदम असली तुरळक यानी छोटासा तारीफ ऐकून सुनकर मी चढण्यासारखा नव्हतं. मैं बह जाने वाला या मैं स्लिप होने वाला, फिसलने वाला नहीं था. इतक्या असामान्य मनोनिग्रह, इतना असामान्य यानी कि नॉर्मल नहीं सा, बहुत ही ज़्यादा मनोनिग्रह यानी मन का डिसीशन, डिटर्मिनेशन आणि जिव्हा नियंत्रणावर. जिव्हा जिव्हा क्या होता है? जीभ, जबान. जबान का नियंत्रण, नियंत्रण यानी कंट्रोल. कंट्रोल के नंतर नंतर यानी उसकी बात यानी इतना मनोनिग्रह रखने के बाद और इतना जबान का कंट्रोल करने के बाद कमीत कमी 20 ते 25 पाऊंडांनी तरी माझे वजन घटले पाहिजे. कम से कम 20 से 25 पाउंड तो कम से कम मेरा वजन घटले पाहिजे. घटले पाहिजे मतलब कम होना ही चाहिए, अशी माझी खात्री होती. खात्री मतलब विश्वास. ऐसा मेरा विश्वास था. व त्या खात्रीने मी आमच्या ऑफिस समोरच्या वजनाच्या यंत्रावर पाय ठेवला. और इसी विश्वास से मी आमच्या ऑफिस समोरच्या, हमारे ऑफिस के सामने का वजनाच्या यंत्रावर, वजन देखने वाला जो यंत्र है, मशीन है, उसके ऊपर पाय ठेवला, पैर रखा आणि आणेली टाकून तिकीट काढले. और आना, पहले के ज़माने का एक छोटा सा कोइन होता है आना, एक 12 आना, 10 आना, 4 आना तो आप लोगों ने सुना ही होगा पहले, 4 आना 8 आना वगैरह. तो एक आणेली टाकून तिकीट काढले. उसके अंदर से टिकट मतलब कोइन डालोगे तो टिकट मिलता है, और एक तरफ वजन दिखाई देते हैं और एक तरफ कुछ मैसेज रहता है. महिन्यांपूर्वी याच यंत्राने माझे वजन 181 पाउंड दाखवले होते. पूरे महीना भर, उससे पहले के पूरे महीना भर ये यंत्र, ये मशीन ने मेरा वजन 181 पाउंड ऐसा दिखा रहे थे. एक महीन्याचा उपास, एक महीने का पूरा उपास, निराहार, बिना आहार का रहना, शास्त्रोक्त आहार. शास्त्रोक्त आहार मतलब साइंटिफिक तरीके से खाना, दोरीवरच्या उड्या मतलब स्किपिंग इत्यादि उग्र साधना, ये इस तरीके का सभी वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा इत्यादि मतलब उग्र साधना. उग्र यानी तीव्र कठिन साधना. साधना बोलेगा तो तपश्चर्या या फिर बोले कंटिन्यूस प्रैक्टिस केल्यावर, करने पर आज तिकिटावर वजन, आज वो टिकट के ऊपर मेरा वजन है. उसके बाद क्या बता रहा देखो, मिनट भर माझा विश्वासच बसेना. वो वजन उसमें का देखकर 1 मिनट के लिए तो मेरा यकीन ही नहीं, मुझे मेरे नज़रों पर विश्वास नहीं हुआ. 192 पाउंड आणि भविष्य होते आप बहुत समझदार और गंभीर है. एक तरफ मेरा वजन लिखा हुआ था 192, कहाँ था कितने 181 था, वो अभी क्या बन गया 192 बन गया. 192 पाउंड आणि भविष्य पण होते, यानी उसके बाद एक फ्यूचर भी उसके अंदर लिखे थे या फिर एक मैसेज लिखे थे, आप बहुत समझदार है और गंभीर है. हल्ली मी वजन आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टीची चिंता करायचे सोडून दिले. हल्ली यानी आजकल मैंने वजन का भी और भविष्य का भी, ये दोनों गोष्टीची यानी दोनों चीज़ों की चिंता करायचे सोडून दिले. चिंता ही करना छोड़ दिया. आणि विशेषतः यानी स्पेशली डाएटच्या आहारी तर या जन्मात जाणार नाही. डाएट के हिसाब से खाना तो इस जन्म में जाने वाला भी नहीं. छे वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो. वजन एक कांटा जो बता रहा है, वो वजन क्या हमारा, बराबर ये कांटे के ऊपर निर्भर थोड़ी है हमारा जीवन, हमारा वजन. तो ये जो स्टोरी है किसमें से निकाला है, बटाट्याची चाळ. तो बच्चों ये था ये लेसन पूरा. आई होप आपको समझ में आया होगा. ये पूरे पार्ट को अच्छी तरह रीड करना, दोनों पार्ट अच्छे से देख लेना, अच्छी तरह रीड करना, मात्राएं समझना, और हर एक वर्ड का मैं मीनिंग बताने का कोशिश तो की हूँ. अगर कुछ डाउट है तो पूछ लेना. और हर एक मीनिंग को देखते हुए, ध्यान रखते हुए रीडिंग करना. अगर आप परफेक्टली रीड करोगे, चाहे कोई भी लेसन हो, लैंग्वेज हो या कुछ भी हो, लेसन्स हो,
जितना बार आप ज़्यादा रीड करोगे, टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह समझोगे, उतना आपके लिए एग्ज़ाम लिखना भी आसान हो जाएगा। आप अपने खुद का सेंटेंस में आंसर्स लिख पाओगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।